राम मंदिर दान चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। राम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी के मामले में ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है। अयोध्या के थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है, तो आखिरकार अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट पहले सौंप चुकी थी यूपी सरकार को और अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जो जांच के बाद जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, उसके आधार पर अब ये बताया जा रहा है, इस वक्त ये बड़ी खबर है कि एफआईआर दर्ज हो गई है। अभी तक क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, आज ही वीएचपी की एक बड़ी बैठक हुई थी और उसमें भी ये बात कही गई थी कि अब क्योंकि शुरुआती जांच के बाद इस तरह की जानकारी सामने आ चुकी है कि हेराफेरी हुई है, पैसे हटाए गए हैं, ऐसे में अब एफआईआर होनी चाहिए। तो अब जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हो गई। हमारे साथ टीवी9 भाजपा संवाददाता पंकज जुड़ गए हैं। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ है। पंकज, ये जो एफआईआर है वो दर्ज करा दी गई है राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से, क्या कुछ और इस एफआईआर में कहा गया है? देखिए, चढ़ावा चोरी को लेकर के एसआईटी जांच कर रही थी और हम लोगों ने टीवी9 ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि कई लोगों की जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उनकी संलिप्तता है, कर्मचारियों की संलिप्तता है। मंथन के बाद, रिपोर्ट देने के बाद 3 दिन मंथन हुआ, उसके बाद आज बीएचपी की अयोध्या में बैठक हुई। आलोक कुमार जो बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली में बाकायदा कल उन्होंने एफआईआर और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने का जिक्र किया था। उसके बाद आज आखिरकार एफआईआर दर्ज कर दिया गया। शासन के सूत्रों से मुझे जानकारी दी गई है कि पूरे मामले पे सीएम ने एफआईआर की बात की थी, क्योंकि बीएचपी की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि अब एफआईआर दर्ज करके आगे की जांच एसआईटी करेगी। फिलहाल टीवी9 ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया। शुरू से लेकर के अब तक जो वहाँ की घटनाक्रम था, उस पर टीवी9 ने प्रमुखता से इस खबर को गबन को लेकर के जो चोरी का मामला था उसको उठाया और फिलहाल अयोध्या के संबंधित जो राम जन्मभूमि मंदिर थाना है उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब थोड़ी देर में पूरी डिटेल आ रही, किन धाराओं में दर्ज की गई है, क्या नामजद हैं जिनकी सिफारिश की गई थी, 4 लोगों को लेकर के नाम की सिफारिश की गई थी, वो 4 नाम शामिल हैं या फिर अज्ञात लोगों को उसमें दर्शाया गया है। थोड़ी देर में चीजें स्पष्ट होगी, लेकिन कुल मिलाकर के आखिरकार पंकज, इस पूरे मामले में एसआईटी शुरुआती जांच कर चुकी है, अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, जिसे गृह मंत्रालय को भेज दिया गया। अब जब एफआईआर दर्ज हुई है इस जांच के आधार पर या उस जांच के बाद, तो अब ये जो जांच की प्रक्रिया है अब आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, अब पूरे मामले की विस्तृत जांच होगी, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब एक तरीके से जो कानूनी पहलू है इस एफआईआर की वजह से और मजबूत हुए हैं। एसआईटी अब संबंधित लोगों से और दायरा बढ़ेगा। जो जो आरोप लग रहे हैं, जिन जिन लोगों ने सवाल उठाए हैं, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। आज आपने देखा संजय सिंह ने बाकायदा डॉक्यूमेंट जमा किए, एसआईटी से समय मांगा, उन्होंने भी पूरी डिटेल उपलब्ध कराई। तो यानी जिन लोग चढ़ावा को लेकर के, जिन्होंने भगवान श्री राम को धनराशि दान की या आभूषण वगैरह जो खास करके चरण पदों क्या मालिक को लेकर के, या बहुत सारी ऐसी चीजें निकल करके आई थी जिसको लगातार उसको लेकर के आवाज उठ रही थी। तो ये सब पूरी मामले पे पूछताछ भी हो सकती है। यानी पूरा दायरा 2021 से जब ट्रस्ट का पुनर्गठन हुआ था उसके बाद से जो चीजें निकल के आ रही थी सब पे जांच हो सकती है, चाहे वो भूमि का मामला हो। जानकारी कुछ मिल पाई है अभी तक कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें क्या कुछ नाम भी शामिल किए गए हैं? क्या कुछ कहा गया है एफआईआर में अज्ञात लोगों के खिलाफ है? और कब से कब तक, क्या कोई समय सीमा तय की गई है कि इस समय से शुरू हुआ ये पूरा मामला? क्या कुछ एफआईआर में जानकारी दी गई है? देखिए, एसआईटी ने जब चढ़ावा चोरी की जांच की थी, मेन मुख्य बिंदु वही था, लेकिन एसआईटी ने पूरी रिपोर्ट पिछले 6 सालों के ऑडिट की बात की थी। तो जाहिर सी बात है उस समय तक पूरे मामले को उस रिपोर्ट में शुरुआती जांच रिपोर्ट है उसमें बताया गया और एफआईआर को लेकर के कहा भी गया, संस्तुति भी की गई एसआईटी के द्वारा। तो जिनमें 4-5 लोगों का जिक्र किया गया था कि इनके ऊपर नामजद एफआईआर हो सकती है, तो नाम शामिल हो सकते हैं। बस थोड़ी देर में रिपोर्ट एफआईआर की कॉपी आती है, उसमें देखने के बाद चीजें और स्पष्ट होंगी कि किन किन पहलुओं को एफआईआर में, किन किन बातों को शामिल किया गया है, किसके आधार पे किसने एफआईआर दर्ज कराई है, ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर कराई गई है या फिर बीएचपी की तरफ से एफआईआर कराई गई है। ये थोड़ी देर में चीजें स्पष्ट होंगी। हमारे साथ अभिजीत ठाकुर भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता, उनसे भी बात करते हैं। अभिजीत, क्या जानकारी मिल रही है इस एफआईआर से जुड़ी हुई? क्या कुछ इस एफआईआर में कहा गया है? क्योंकि कहा जा रहा है कि ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो एफआईआर से संबंधित क्या जानकारी है?
देखिए सुमेरा, एफआईआर के डिटेल्स अभी आने हैं, लेकिन ये खबर कंफर्म हो रही है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है पूरे मामले में। जैसा कि हर तरफ से ये मांग उठ रही थी कि पूरे मामले में जब इतनी एसआईटी की प्राथमिक जांच रिपोर्ट भी सौंप दी गई तो अभी तक एफआईआर क्यों नहीं, जो सवाल हम TV9 भारतवर्ष पर भी लगातार उठा रहे हैं। तो अब इस बात की पुष्टि होती हुई नजर आ रही है, जिसमें कि एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज कर ली गई है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से दर्ज कराई गई है, अयोध्या में दर्ज हुई है। अब इस एफआईआर के डिटेल्स भी धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन जो जांच इतने दिनों से विवादों में चल रहा है और जो जांच के बारे में सब सवाल उठा रहे थे और सबसे पहले एफआईआर दर्ज होने की बात कर रहे थे, वो फाइनली अब एसआईटी की प्राथमिक जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद 2 दिन बाद अब एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आ रही है। जी सुमन। जी हाँ, क्योंकि ये जानकारी भी मिल रही है कि इस मामले में ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। राम मंदिर दान चोरी मामले में आखिरकार अब एफआईआर दर्ज हो गई, क्योंकि देखिए अभिजीत, ये सबसे बड़ा सवाल था कि एसआईटी ने जांच शुरू कर दी, अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, उत्तर प्रदेश सरकार को, वो रिपोर्ट आगे भी भेज दी गई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। तो अब एफआईआर के बाद क्या हम ये जो दायरा है जांच का वो बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि कुछ नाम है जिनकी लगातार चर्चा हो रही है, क्या नामजद भी हो सकती है एफआईआर, क्या जानकारी मिल रही है, क्या इस तरह की खबरें भी हैं? जी निश्चित तौर पर जो एफआईआर में जिन सबूतों के बिना पर ये एफआईआर दर्ज हुई है उसमें सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी फुटेज में जो लोग गड़बड़ी करते हुए देखे जा सकते हैं प्रत्यक्ष, और फिर उनकी मदद करने वाले लोग, इन दोनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की जो है खबर अभी आ रही है और इसमें और भी डिटेल्स अभी आएंगे। लेकिन तमाम जो जांच चली, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जो दस्तावेज खंगाले गए, और सबसे अहम जो इसमें भूमिका या अगर साक्ष्य की बात करें तो सीसीटीवी फुटेज था, जिसके डिटेल एनालिसिस में ये पता चला कि हाँ कुछ लोग जो गड़बड़ी है वो करने में संलिप्त हैं। कैश की रिकवरी भी हुई थी और निशानदेही पर भी रिकवरी हुई थी और मंदिर परिसर के भीतर से भी रिकवरी हुई थी। तो तमाम उन फुटेज को एसरटेन करने के बाद इस निष्कर्ष पर आया गया कि किन किन लोगों को एफआईआर में नामजद किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी ये दे रहे हैं कि जो कैश के काउंटिंग और उसके कलेक्शन में इन्वॉल्व लोग थे उनमें से लोगों को चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आ रही है। हालांकि जब एफआईआर कॉपी फाइनली हमारे पास में होगी तो हम ये भी देख पाएंगे कि और किन किन लोगों की संलिप्तता इसमें है, लेकिन जो प्राथमिक तौर पर जो नाम और चेहरे इसमें सामने आ रहे थे उनकी संलिप्तता की बात बताई जा रही थी और वो इस एफआईआर में उनके नाम शामिल हो सकते हैं, दर्ज हो सकते हैं। बाकी डिटेल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जी अभिजीत, हमारे साथ इस बीच विपिन चौबे भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विपिन, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है, जो अभिजीत भी बता रहे हैं कि 8 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उनका नाम शामिल है इस एफआईआर में, क्योंकि शुरुआती तौर पर जो सीसीटीवी में दिखाई दिए थे हेराफेरी करते हुए लोग, वो शामिल किए गए हैं। लेकिन अब जब ये एफआईआर हो गई है तो दायरा क्या उन लोगों से जो सामने दिखाई दे रहे थे उससे और आगे बढ़ेगा, और क्या कुछ जानकारी एफआईआर से संबंधित? बिल्कुल सुमेरा, उसका दायरा बढ़ना तय माना जा रहा है और सीएम जब इस बार अयोध्या गए थे तो उन्होंने कहा था कि आप इंतजार करिए और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे आपको निराशा हो। 15 दिन का वक्त मांगा गया था और आज 8वां 9वां दिन है उनके दौरे का। और इस बीच जो कमिटमेंट था उसके अनुसार ट्रस्ट की तरफ से जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसके बाद ये ट्रस्ट पर दबाव बना और कहीं ना कहीं दबाव में ट्रस्ट की तरफ से ये एफआईआर लॉन्च कराई गई है और इसमें 8 लोगों के नाम शामिल हैं। बाकायदा एसआईटी ने जो विजुअल्स देखे थे उसमें उन नामों का जिक्र है। थोड़ी देर में, मुझे लगता है 2-4-5 मिनट में मैं वो नाम भी आपको बता दूंगा जो एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है और साथ ही साथ ये सीसीटीवी फुटेज इसमें सबसे बड़ा एविडेंस होंगे विपिन, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी होगा कि जो दिख रहे थे सीसीटीवी में, जिनके बारे में, जिनके नाम की चर्चा लगातार हो रही थी, जो हेराफेरी करते हुए दिखाई दिए थे, यानी जिनके खिलाफ साक्ष्य शुरुआती तौर पर दिख गए हैं, क्या सिर्फ वही लोग शामिल हैं एफआईआर में या उनके अलावा भी कुछ और लोग जो उनके ऊपर लोग थे, क्या वो भी शामिल किए गए? देखिए, अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी, गिरफ्तारी होगी, उनके बयानात होंगे, उसके बाद हो सकता है जो ट्रस्ट के बड़े चेहरे, मैं जान रहा हूं आप जिनका नाम लेना चाह रही हैं, देखिए चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राय हो, इनका नाम एफआईआर में नहीं है। मैं क्लियरली आपको बता देना चाहता हूं। फिलहाल जो काउंटिंग वो लोग थे जो सीसीटीवी में पकड़े गए हैं उनका नाम एफआईआर में डाला गया है। तो एक तरह से आप इस खबर को ऐसे भी कह सकते हैं कि छोटे लोग, क्योंकि अभी उन पर हाथ नहीं डाला गया है, जिनका वर्चस्व उनको था, वो लोग जो चोरी करते नजर आए हैं उनको फिलहाल उनके ऊपर ये एफआईआर दर्ज की गई है
वो लोग चोरी करते नजर आए हैं। सीसीटीवी एविडेंस उनके साक्ष्य के तौर पर मौजूद है। और एसआईटी की रिपोर्ट, इसमें जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी जो एसीएस होम संजय प्रसाद को सौंपी गई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर इस एफआईआर को दर्ज कराया गया। इसी पर अभिजीत से भी कुछ एक और जानकारी ले लेते हैं। विपिन बने रहे हमारे साथ। अभिजीत, देखिए अभी विपिन ने भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप देखिए किस तरह से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन इससे संबंधित क्या और जानकारी मिल रही है कि कैसे ये फैसला किया गया कि एफआईआर दर्ज कराई जाए, या ये एसआईटी की रिपोर्ट क्योंकि पहले आ चुकी थी उसके आधार पर है? क्या किस तरह से इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि आखिरकार एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हुई नहीं थी? निश्चित तौर पर एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट जो एक हफ्ते में सौंपी जानी थी वो एक हफ्ते में सौंपी गई। एसआईटी यहां पहुंची, 6 दिन तक यहां पर इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ की गई। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, उसका डिटेल एनालिसिस किया गया। उसके अलावा जो दस्तावेज थे उनको खंगाले गए। जो लोग इसमें जिनकी संलिप्तता पाई गई उनसे पूछताछ, घंटों और लंबी पूछताछ की गई। तो तमाम ऐसे साक्ष्य जुटाए गए हैं और ठोस आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया। शायद इसलिए इतना समय भी लगा है, लेकिन अब जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो आने वाले समय में एक्शन इसमें तेज हो सकता है। जैसा कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी कहा गया था कि जो लोग भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, सख्त सजा मिलेगी। विश्व हिंदू परिषद भी अपनी तरफ से ये मांग लगातार रख रहा था कि इसमें सख्त सजा होगी, ये बात उनके द्वारा कही जा रही थी। तो अब एक्शन मोड शुरू हो जाएगा, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इसमें शुरू होगा। आने वाले समय में गिरफ्तारियां हो सकती हैं और ज़्यादा तेज ये अब जांच जो है इसकी वो हो सकती है, और वो तमाम चेहरे, वो तमाम नाम इसमें सामने आएंगे जो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, तो तेज होगी अब जांच क्योंकि एफआईआर हो गई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें एक बार फिर से, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी के मामले में बड़े बड़े लोगों का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है 8 नामजद लोग हैं, जिनमें 6 कैशियर हैं जिन पर एफआईआर हुई है। यानी वो तमाम लोग जो सीसीटीवी में दिखे थे, बड़े बड़े लोगों का नाम लेकिन एफआईआर में नहीं है। 8 लोगों का नाम है, नामजद एफआईआर कराई गई है। ये जो 8 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है अयोध्या में, उनमें से 6 कैशियर हैं। और जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317(4) ये लगाई गई है। एफआईआर में नामजद 8 लोगों में से 6 कैशियर हैं। अयोध्या में दर्ज कराई गई है ये एफआईआर। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। एसआईटी ने अपनी 1 हफ्ते में जांच की, वो रिपोर्ट सौंपी उत्तर प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे आगे गृह मंत्रालय को सौंप दिया, और उसके बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। वीएचपी की बड़ी बैठक भी हुई थी। इस बड़ी बैठक में भी ये साफ संकेत मिल रहे थे कि एफआईआर होनी चाहिए। जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, अपराध किया है, उनको जेल जाना चाहिए, ये वीएचपी का पक्ष था। तो अब एफआईआर दर्ज हो गई है। अयोध्या के थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आखिरकार 1 हफ्ते के बाद, एसआईटी की जांच के बाद ये शिकायत दर्ज हुई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर ये एफआईआर अब दर्ज हुई है। सीसीटीवी में दिखने वाले संदिग्धों को ही एफआईआर में फिलहाल शामिल किया गया है, और जो धाराएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बीएनएस की धारा 317(5), 61(3)(5) के तहत ये जो एफआईआर है वो दर्ज कराई गई है। इसको लेकर लगातार ये मांग की जा रही थी कि तब जबकि शुरुआती जांच में भी साक्ष्य सामने आए हैं, एसआईटी की रिपोर्ट में भी इस तरह की जानकारियां सामने आ चुकी हैं, और उसके बाद लगातार रोज नई जानकारी सामने आ रही थी। ऐसे में एफआईआर अब तक क्यों नहीं हुई है, ये सवाल पूछा भी जा रहा था। विपक्ष की तरफ से भी सवाल पूछा जा रहा था, और ये सवाल उठ रहा था कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। तो आखिरकार अब एफआईआर दर्ज हुई है। अयोध्या के थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। जो बड़ी खबर अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जुड़ी हुई जानकारी वो ये कि चंपत राय, अनिल मिश्रा का नाम एफआईआर में नहीं है। यानी जो बड़े नाम हैं वो एफआईआर में नहीं है, एफआईआर में कैशियर हैं। एफआईआर में वो लोग हैं जो सीसीटीवी में साफ तौर पर दिखे हैं। यानी जो 8 नामजद लोग हैं इस एफआईआर में, उनमें से 6 कैशियर ही हैं, ये बताया जा रहा है। जो धाराएं लगाई गई हैं वो ये हैं 306, 316 और 317(5), 61(3)(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये तमाम धाराएं हैं जो लगाई गई हैं। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विपिन हमारे साथ हैं। विपिन, देखिए यही सवाल मैं उस वक्त पूछ भी रही थी कि जो बड़े नाम जिनकी चर्चा हो रही थी लगातार, उनके खिलाफ उनका नाम नहीं है एफआईआर में। वो लोग जो दिनेश, बल्कि दिनेश आपसे मैं जानना चाहूंगी, वो जो सीधे तौर पर कैमरे में दिख गए हेरा फेरी करते हुए, जिनको आप डिनाई ही नहीं कर सकते, उनको शामिल किया गया। यानी अभी भी ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या और लोग इसमें शामिल हो सकते थे या हो सकते हैं?
जी, ये बड़ी बात है। असल में इसको देखने का एक पहलू निश्चित रूप से ये है कि वो बड़े नाम जो लिए जा रहे थे इस केस के संदर्भ में, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव का नाम भी लिया जा रहा था, जिसमें सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम भी लिया जा रहा था और गोपाल जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं उनका नाम भी लिया जा रहा था, ये नाम क्यों नहीं सुनाई दे रहे हैं एफआईआर के संदर्भ में, एक बड़ा प्रश्न अब भी ये कायम है। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से आप देखें तो ये वो लोग जो पहल जिनके साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं कि ये लोग काउंटिंग के समय बैठे हुए हैं, फुटेज ये बता रहा है कि ये लोग उस काम में लगे हुए हैं, तो जिन्होंने जो फुट सोल्जर कह लीजिए इस मामले में लगे हुए थे, और अगर उन्होंने कहीं गड़बड़ी की है, जो कि अब जाहिर है एफआईआर हो जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन अब रीइंफोर्स तरीके से आगे बढ़ेगी, तो उनसे अगर नाम सामने आगे आते हैं कि क्या किसी सुपरवाइजर के इशारे पर वो कर रहे थे या उन्होंने खुद ये कर लिया, क्या किसी तरह की संलिप्तता थी या केवल एक तरीके से जब चीजें हो रही थी उसको नजरअंदाज किए जाने या लापरवाही वाला मामला है, तो जाहिर है उस जंक्चर में फिर हो सकता है इसमें कुछ और नाम ऐड हों। लेकिन टू बिगिन विद जो लोग दिखाई दिए, जो लोग, अब जाहिर है अब ये छोटे नाम हैं, ये वो कर्मी हैं जो सीधे सीधे वहां पर गिनती के काम में या दूसरे पैसों के लाने ले जाने के काम में लगे हुए थे, और ये एफआईआर में जो नाम दिखाई दे रहे हैं अभी उन लोगों के रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो जाहिर है इसमें दोनों ही पहलू हैं कि बड़े नाम मिसिंग क्यों हैं, और दूसरा पहलू यह है कि वो लोग जो सीधे प्रत्यक्ष दिखाई दिए हैं उनके खिलाफ एफआईआर अभी दर्ज हुई है, ये आपराधिक मामले में लिप्त पाया गया है, और हो सकता है इनके साथ जब पूछताछ आगे बढ़ेगी तो वो उन बड़े नामों की तरफ पहुंच जाए जांच, और उनके नाम भी एफआईआर में रिफ्लेक्ट होने लगे। अभिजीत देखिए, ये 8 नाम तो हैं एफआईआर में, जांच एसआईटी कर चुकी है और शुरुआती जांच में बहुत से साक्ष्य इनके खिलाफ मिले हैं, तो क्या अब हम तेजी से कार्रवाई होते हुए देखेंगे, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, हिरासत में लिया जा सकता है इन लोगों को जिनके नाम हैं एफआईआर में? जी निश्चित तौर पर ये एक्शन अब और तेज होने वाला है, और सबसे बड़ी बात की जो एफआईआर में दर्ज धाराएं हैं उसमें इस बात का बिल्कुल मेंशन है कि चोरी, लगातार चोरी और उसके अलावा चोरी के धन को ठिकाने लगाने जैसी बात जो है वो भी इसमें सामने आ रही है कि इन तमाम जो इसके लिए धाराएं हैं 317 वो भी इसमें लगाई गई है। तो अब निश्चित तौर पर जो एक्शन है वो ज़्यादा तेज दिखाई देगा, गिरफ्तारियाँ होंगी, और चूँकि खासकर पिन पॉइंट करके एक्शन लिया गया है कि जो लोग सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं करते हुए ये काम, और जो कैश रिकवरी चाहे वॉशरूम से हुई हो चाहे किसी के घर से हुई हो, जो भी कैश रिकवरी हुई थी वो जिन जिन लोगों के घर से हुई थी, जिनकी संलिप्तता और उनके निशानदेही पर जिनके नाम सामने आए, जिनके यहाँ से भी ये कैश बरामद हुआ, उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बिल्कुल है कि जो कृत्य में संलिप्त लोग थे उनको एफआईआर में बेशक उनका नाम दिया गया है, लेकिन जिनकी लापरवाही के कारण ये होने दिया गया या फिर ये हुआ उसका उसमें कोई जिक्र जो है वो ना होना भी एक सवाल निश्चित तौर पर खड़े करता है। लेकिन हाँ, कम से कम इस पूरे प्रकरण के शुरू होने के 15 दिन बाद लगभग, या फिर यूँ कहें कि 20 दिन बाद, लगभग 5 जून को ये सबसे पहले मामला प्रकाश में आया था और 7 तारीख को सार्वजनिक हुआ, 7 जून को ये सार्वजनिक हुआ। उसके बाद अब कम से कम हम ये कह सकते हैं कि 20 दिनों के बाद ये पहली एफआईआर जो है इस पूरे मामले में दर्ज हुई है, और उन लोगों पर दर्ज हुई है जो लोग उस कृत्य में शामिल पाए गए थे, जो लोग उसके लिए जिम्मेदार थे या फिर ये ना होने देने के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, उनका जिक्र इस एफआईआर में नहीं है। लेकिन दिनेश देखिए, इसको क्या इस तरह से भी देखा जा सकता है कि शुरुआती तौर पर जिनके खिलाफ साक्ष्य था उनके नाम शामिल हैं, जांच होगी, जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो बाकी नाम भी आ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, यानी जिन्होंने सीधे तौर पर चोरी की है, जिनके खिलाफ कोई सबूत सामने आ चुके थे, उनका नाम तो है, लेकिन जो अभिजीत जिसका जिक्र कर रहे थे, जिनकी लापरवाही की वजह से ये हुआ, क्योंकि ऐसी तमाम जानकारियां सामने थी जिसमें कहा गया कि जिस तरह से नियुक्ति हुई उस पर सवाल है, जिन लोगों की नियुक्ति की गई उस पर सवाल है, तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो जिम्मेदारी से जुड़े हुए हैं, जो साफ तौर पर अनदेखी या लापरवाही से जुड़े हुए हैं, वो शामिल नहीं किए गए हैं। जी, और ये इसमें भी झलकता है, जिन धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है उसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है। तो क्या ये हुआ है कि जो शीर्ष में बैठे हुए लोग थे उन्होंने जिन जिम्मेदारियों के साथ जिन लोगों को अधिकृत किया, उन लोगों ने उस विश्वास का घात किया और इसलिए ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगाया जा रहा है। तो क्या ये यहीं तक सीमित रहेगा? ये माना जाएगा कि उन्होंने इनको जिम्मेदारी दी थी और उन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, वो धाराएं उन लोगों के ऊपर लगी जिन्होंने असल में गलती की, और वो लोग जो ओवरसीइंग रोल पर थे, सुपरवाइजरी रोल पर थे, जिम्मेदारी देने वाले रोल पर थे,
क्या उनके ऊपर लापरवाही उनकी माना जाएगा और ये आपराधिक लापरवाही मानी जाएगी, या माना जाएगा कि भरोसा किया और उसका निर्वहन नहीं हुआ? ये महत्वपूर्ण बात है। ये अहम सवाल होगा, ये अहम सवाल जिसके जवाब सामने आने चाहिए। हमारे साथ इस बीच कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर की मांग हर तरफ से की जा रही थी कि जानकारी सामने आ चुकी है, एसआईटी जांच कर रही है, उसके बावजूद एफआईआर नहीं हो रही है। अब एफआईआर हुई है, लेकिन एफआईआर में 8 लोगों का नाम है, नामजद एफआईआर है, जिनमें से 6 कैशियर हैं। इस पर आपको क्या कहना है? बकरी पाती खात है ताकी काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाली। मैंने नहीं कहा, सुमेरा कबीर साहब ने कहा था। सच बात यह है कि ट्रस्ट ने चोरी की, ट्रस्ट से चोरी हुई, ट्रस्ट वालों ने चोरी की और ट्रस्ट ही एफआईआर करा रहा है। भाई चोर चोरी के लिए एफआईआर करा रहा है, सोचने वाली बात है। जहां पर सारा का सारा प्रबंधन जिन बड़े लोगों के पास है, उनके नाम है क्या इस एफआईआर में? आप बताइए। और हमें ये जरूर बताना है ट्रस्ट वालों को कि 16 करोड़ जब क्या नाम श्रद्धालु आए कुंभ के समय में, तो 84 करोड़ खाली चंदा, यानी एक आदमी से 5 रुपए चंदा। मेन तो बेईमानी, चोरी, लुटेरापन तो वहां पर है ना, जिसकी कोई न एसआईटी हुई न कोई जांच हुई। तो आज ये आईवॉश के रूप में एफआईआर करारी जा रही है ताकि बड़े बड़े ट्रस्ट के लोगों से पूछताछ न हो पाए। नीचे से लेकर के, यानी अयोध्या से लेकर के दिल्ली तक के लोग जो शामिल हैं 1100, 1200, 1300 करोड़ रुपए के घपले में, वो बात ना हो पाए। 2, 4, 5 लाख रुपए वालों को आपने शामिल कर दिया है ताकि इसकी क्या नाम लीपापोती की जा सके। लेकिन सुरेंद्र जी, फिर एफआईआर कौन कराता? ट्रस्ट का ये कहना है कि भाई हमने जिन लोगों को जिम्मेदारी दी उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, उन्होंने चोरी की है, एफआईआर हुई है। अगर इस दायरे में और लोग आएंगे तो उनको भी शामिल किया जाएगा तफ्तीश में। सुमेरा जी, आप बड़ी इनलाइटेंड प्रस्तोता हैं राष्ट्रीय स्तर के। मूल रूप से क्या नाम एफआईआर तो सरकार को करानी है ना, ट्रस्ट तो खुद दोषी है ना इसमें। ट्रस्ट जब दोषी है, ट्रस्ट के हर आदमी के ऊपर जब शक है, तो ट्रस्ट की एफआईआर से मतलब क्या है? सरकार कराए। ट्रस्ट को जिन्होंने बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने 1 रुपया देकर के बनाया ना, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया ना ट्रस्ट। तो जिन लोगों ने ट्रस्ट बनाया है वो एफआईआर करें। ट्रस्ट जो स्वयं दोषी है, स्वयं आशंकाओं के घेरे में है, उनके कर्मचारी या उनके अधिकारी सब आशंकाओं के घेरे में है, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, संघ से संबंधित है या विश्व हिंदू परिषद से संबंधित है, वो स्वयं सारे के सारे जब खुद शक के घेरे में, उनकी एफआईआर का क्या मतलब? ठीक है सुरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी की क्या मांग होगी? अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एफआईआर के बारे में लगातार कहा जा रहा था कि एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही है, अब एफआईआर दर्ज हुई है, अब आगे क्या? ये जो सैकड़ों करोड़ या हजारों करोड़ की लूट हुई है, इस लूट की छूट किसने दी? इस ट्रस्ट में धार्मिक लोगों को क्यों नहीं रखा गया? क्यों 4 शंकराचार्य को नहीं रखा गया? 5 रामानुजाचार्य को नहीं रखा गया? 13 अखाड़ों को नहीं रखा गया? उसके बरक्स इसमें भाजपा के, संघ के और विश्व हिंदू परिषद के लोग क्यों रखे गए? ये ट्रस्ट धार्मिक है या राजनीतिक है? एफआईआर में जो असली दोषी हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? नीचे से लेके ऊपर तक जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? उनको तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ ओवरलुक कर दिया उन्होंने, वो देख नहीं पाए। तो पूरी की पूरा भ्रष्टाचार खुलना चाहिए। ये पाप जो किया है राम के दरबार में भी जाएगा और संविधान के दरबार में भी जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, विपिन चौबे भी हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, सुरेंद्र राजपूत अभी हमारे साथ जुड़े थे, उनकी ये मांग की ट्रस्ट की तरफ से क्यों एफआईआर हुई है? ट्रस्ट तो खुद ही आरोपी है, यानी ट्रस्ट की ही ओवरसीइंग रोल था ट्रस्ट का ही, और ट्रस्ट ने ही अपॉइंट किया था उन लोगों को जो हेराफेरी कर रहे थे। यानी अब विपक्ष की तरफ से ये मांग और ज्यादा उठेगी, ये हमले और ज्यादा मुखर होंगे। बिल्कुल सुमेरा, ये बहुत स्वाभाविक प्रश्न है। और आपको जिस दिन ये खुलासा हुआ था और ये आरोप लगे थे, आपको संपत राय का वो बयान लगभग 30 सेकंड की वो बाइट याद होगी, जिसमें कहा गया था कि इस तरह की कोई बात नहीं है। और अब जब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, सरकार थोड़ी एक्शन में आई है, तो उसके बाद एफआईआर हुई भी तो हुई ट्रस्ट के एप्लीकेशन पे। ये हैरान करता है, ये एक लीपापोती का तरीका है, बड़े चेहरों को बताने की ये कवायद मानी जाएगा। और ये सवाल बहुत स्वाभाविक से सवाल है जो अब विपक्ष उठा रहा है। हमारे साथ विपिन, आपको रोक रही हूँ, हमारे साथ अयोध्या के सांसद अवधेश कुमार जी भी जुड़ गए हैं। अवधेश जी, एफआईआर हो गई है आखिरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में, 8 लोगों के खिलाफ नामजद राम मंदिर ट्रस्ट ने ही एफआईआर कराई है। ये लीपापोती है, इस एफआईआर का कोई मतलब नहीं है। जो संघ इसमें इन्वॉल्व हैं उनके द्वारा इस तरह का एफआईआर कराने का कोई मतलब नहीं है।
ये देश के करोड़ों करोड़ों असंख्य लोगों का जो प्रभु श्री राम के मंदिर में आते हैं, माथा टेकते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस चढ़ावे में केवल रुपया पैसा ही नहीं, बल्कि सोना, चांदी, हार और तमाम चीजें चढ़ावा माई हैं, जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो अगर ईमानदारी से इसका होता तो माननीय उच्चतम न्यायालय, इस तरह से उच्चतम न्यायालय द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा टीम गठित होती और उसमें ईमानदारी से जांच हो जाती और जांच में जितने ये हैं वो बच्चे नहीं। खैर अवधेश जी, जरूर चाह रही है। अवधेश जी, लेकिन क्या होती है प्रक्रिया? अगर कोई भी इस तरह का मामला सामने आता है तो पहले एफआईआर होती है, उसके बाद जो सीधे तौर पर दिख रहे हैं, जिन्होंने हेराफेरी की है, जो इनके खिलाफ साक्ष्य हैं शुरुआती तौर पर, उनका नाम शामिल है। अब जब तफ्तीश होगी, पूछताछ होगी, ये दायरा बढ़ सकता है, इसमें तमाम और लोग शामिल हो सकते हैं, इसमें किस हद तक गबन किया गया, किस हद तक हेराफेरी की गई, चोरी की गई, वो सब कुछ आ सकता है। तो शुरुआत तो यहीं से होगी ना? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो वकील भी रहा हूँ, मैं सीआरपीसी जानता हूँ, एविडेंस एक्ट जानता हूँ, आईपीसी जानता हूँ और कानून की मंशा भी जानता हूँ। इसमें तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बचाने की कोशिश हुई है। जिम्मेदार कौन लोग हैं? वारसत से जुड़े ही लोग हैं, इनको बचाने की भरपूर कोशिश की गई है। भले सरकार बचा ले, लेकिन प्रभु श्री राम की निगाहों में और ये देश के करोड़ों लोग जो सामान हैं, माथा टेक कर वो चढ़ाए हैं, उनकी निगाह में बच नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही महंगा सौदा होगा। इसको जनता कभी भूल नहीं पाएगी जी। और अयोध्या के लोग तो कतई नहीं भूलेंगे। अवधेश जी, हमारे साथ दिनेश भी हैं जुड़े हुए। दिनेश गौतम, वो भी आपसे सवाल लेना चाहते हैं। जी दिनेश। सुमेरा, जब इस बारे में हम लोग लगातार शो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अलग अलग स्टेक होल्डर से, तो ये बात भी कही गई और वीएचपी की तरफ से ये बात उठाई गई थी मेरे शो के दौरान ही कि भाई फिर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ से एफआईआर क्यों नहीं करा दी गई, अगर ट्रस्ट का एफआईआर करना ठीक नहीं लग रहा है तो? ऐसा है कि एफआईआर तो सरकार की तरफ से या जो जांच प्रक्रिया अडॉप्ट की गई है वो भी बिल्कुल नल एंड वाइड है। इसका कोई मतलब नहीं है। ये उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित टीम के द्वारा जांच होती, तब जांच के आधार पर सारी चीजें लीगली वो अडॉप्ट की जाती हैं और कोई बचता ना। इसको सरकार ने बचाने, अपने लोगों को बचाने काम किया। किसको बचाने के लिए अवधेश जी आपको लगता है कि ये सब किया जा रहा है? आपके मुताबिक कैसे बचाया जाएगा? हाँ, ये लिपापोती है, बचाने काम किया गया है, लेकिन करोड़ों लोगों की निगाह में प्रभु श्री राम के दरबार से ये बचेंगे नहीं। जी अवधेश जी, बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। अवधेश कुमार, उनका ये कहना, अयोध्या के सांसद हैं, कि ये सब कुछ लीपापोती के लिए किया गया है। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता पंकज चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं। पंकज, एफआईआर से संबंधित और जानकारी कुछ और अब आपको हासिल हुई है? देखिए, जिनके सीसीटीवी फुटेज में नाम आए थे, हम लोगों ने पहले ही सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि इन लोगों पे एफआईआर हो सकती है, चाहे वो टिन्नू यादव हो, अनुकल्प हो, लोकेश हो, या इससे खास तौर पे जो कैशियर यानी गणना में से जुड़े कर्मचारी थे, उन पे 8 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें अज्ञात भी हैं, यानी शक के जो दायरे में है वो भी सूची में है। साथ साथ जो बैंक की तरफ से थे या प्राइवेट थर्ड पार्टी से जो आउटसोर्स के थे वो भी लोग शामिल हैं और इसमें संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अज्ञात में कई सारे नाम आ सकते हैं जो शक के दायरे में हैं और शक के दायरे में बहुत सारे नाम हैं। करीब 100 लोगों से ज़्यादा पूछताछ हुई थी, 25 से 30 ऐसे नाम थे जिनके ऊपर कार्रवाई मानी जा रही थी, तय थी, तो उसमें संख्या बढ़ सकती, क्योंकि पूछताछ में और चीज़ें निकल करके आएंगी। जब जिन पे एफआईआर हुई है इनसे पूछताछ एसआईटी फिर से करेगी, पुलिस भी करेगी, तो नाम और लगातार बढ़ते जाएंगे। फिलहाल एक बड़ा जो घटनाक्रम है दिन भर का ये है कि एफआईआर दर्ज हो गई। अब उन लोगों से फिर से एसआईटी पूछताछ करेगी। अब इस पर विस्तृत यानी बृहद स्तर पर जांच होगी और सबसे पहले इस खबर को लेकर के कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं,
कौन कौन से लोग जी, बिल्कुल। खास करके चढ़ावा चोरी किए हैं, इस बात की सबसे पहले खबर TV9 ने ब्रेक की थी। अब यानी अज्ञात लोगों का नाम भी शामिल है एफआईआर में, या जांच का दायरा बढ़ेगा, अब सीधे पूछताछ भी होगी, हिरासत, गिरफ्तारी, ये सब कुछ होगा, और क्या और लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन शुरुआती तौर पर जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि आखिरकार इस मामले में अयोध्या के थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। 8 नामजद लोग हैं इसमें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ इस बड़ी खबर को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, 8 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अज्ञात हैं, यानी नामजद लोगों के साथ साथ वो तमाम लोग भी शामिल किए गए हैं इसमें, जो और इस जांच के दायरे में आ सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। आपराधिक विश्वासघात की धारा लगाई गई है, चोरी BNS की 306 धारा लगाई गई है, जो चोरी की धारा है, तो चोरी, आपराधिक विश्वासघात, ये तमाम धाराएं शामिल की गई हैं, जिनके तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। अयोध्या के थाने में दर्ज की गई। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिस पर कि विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। TV9 से जब बात की है अयोध्या के सांसद ने, तो उन्होंने भी कहा है कि ये लीपापोती है, लेकिन कोई बड़ा नाम नहीं है। 8 लोग जिनके खिलाफ नामजद ये एफआईआर है, इनमें से 6 कैशियर हैं, यानी वो लोग हैं जो सीधे तौर पर शुरुआती जांच में SIT की दिखाई दिए थे, जिनके खिलाफ शुरुआती साक्ष्य दिखाई दिए थे हेरा फेरी करते हुए। वो तमाम लोग तो शामिल किए गए हैं, यानी 8 लोग हैं, लेकिन कोई बड़ा नाम इसमें शामिल नहीं किया गया है। अभी तक इस पूरे मामले में जो SIT है वो अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है शुरुआती तौर पर 1 हफ्ते के बाद यूपी सरकार को, और यूपी सरकार वो रिपोर्ट आगे भेज चुकी है। अब एफआईआर दर्ज हुई है।